दोस्तों आज जब आप एक किसी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं, आप किसी डिजिटल बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो आज आप उस ज़माने से बहुत आगे निकल आए हैं, जब कोई बैंक हुआ करते थे और उस ज़माने में ना इस तरह के डिजिटल्स था और ना इस तरह से बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस होते थे जैसे आज होते हैं। हमारी कंट्री में आज हमारी बैंकिंग काफ़ी आगे बढ़ गई है और हम इंटरनेशनल बैंकों का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको इसके पीछे की हिस्ट्री, इसके पीछे की कहानी के बारे में कुछ अंदाज़ा है? तो आइए देखते हैं 1770 में क्या हुआ था। 1770 में इंडिया का पहला ऑफिशियल बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान से इंडिया में बैंकिंग कहानी शुरू होती है। 1770 का वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1832 तक बैंकिंग सेवाएं हमारे कंट्री में देता रहा। बहुत लिमिटेड काम करता था, कुछ बिजनेस मैन ही उससे ट्रांजैक्शन करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़माना था, ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी और उसको अपने ट्रांजैक्शंस करने के लिए, क्योंकि उसको एक्सपोर्ट करना होता था, चीज़ें यहाँ से सामान इंग्लैंड भेजना होता था या दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना होता था, वहाँ से पैसे मंगाने होते थे, इसलिए उसको बैंकों की ज़रूरत पड़ी और उस ज़रूरत के तहत उसने 1806 में एक बैंक ऑफ कलकत्ता एस्टेब्लिश किया। इस बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम 1809 में बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया और उसके बाद 1840 एंड 1843 इसमें उसने बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास बनाया। तो अब ये तीन बैंक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बड़े बैंक हुआ करते थे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बैंक ऑफ बंगाल हो गया था। तो ये तीन बैंक हुआ करते थे। ये तीन बैंकों से ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ यूके जो आ गई थी, जो जब हमारे ऊपर 1857 के बाद यूके गवर्नमेंट का यहाँ पर राज हो गया और उसका गवर्नर जनरल्स आने लगे, तब फिर वो गवर्नमेंट भी इन्हीं बैंकों का इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा हमारे कंट्री के भी कुछ बैंक्स, हमारे प्राइवेट जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने भी बैंक इस्टेब्लिश कर लिए थे। बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ये सब भी इस्टेब्लिश हो चुके थे। पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे बैंक्स इस्टेब्लिश हो चुके थे तब। अब 1843 के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट डे आया वो था 1921, जब इन तीन बैंकों को अमलगमेट करके एक बैंक बना दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही सरकार के लिए बैंकिंग का सारा काम करने लगा। उसके बाद फिर करीब 8-9 साल के बाद एक हिल्टन कमीशन बैठाला गया और उसने ये कहा कि इस तरह से बैंकिंग पर कंट्रोल नहीं पाया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में प्राइवेट बैंक्स भी आ गए थे। अब इंपीरियल बैंक तो सरकार के लिए काम कर रहा था मोस्टली, लेकिन बहुत सारे बैंक्स प्राइवेट आ चुके थे, जो छोटे-छोटे बैंक थे, अपने-अपने इलाकों में काम कर रहे थे। तो उसने कहा यहाँ पर एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए जो इन बैंकों को कंट्रोल करे। इस तरह की सेंट्रल अथॉरिटी यूरोपियन कंट्रीज में, खास करके इंग्लैंड में ऑलरेडी आ चुकी थी। तब यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना काम शुरू किया आरबीआई एक्ट के तहत। अब रिजर्व बैंक एक रेगुलेटर की हैसियत से आ चुका था। हालांकि इनिशियली इसका काम था करेंसी को रेगुलेट करना, कि करेंसी को किस तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा जाए और गवर्नमेंट को अगर फंडिंग की ज़रूरत हो तो उसका कैसे इंतज़ाम किया जाए। इंपीरियल बैंक और रिजर्व बैंक ये दोनों मिलकर सरकार के लिए काम करने लगे। हालांकि दूसरे बैंकों को भी इसने कंट्रोल करना धीरे धीरे करके शुरू किया। इंपीरियल बैंक शुरू में पब्लिक का ही बैंक था। 1949 में आकर जब आज़ादी मिल गई और हमारी अपनी गवर्नमेंट आ गई, तब 1949 में आकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऊपर नेशनलाइजेशन कर दिया। तो 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हो गया। अब ये पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। 1949 में ही एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात हुई और वह था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जितने बैंक इंडिया में काम कर रहे थे, ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अंदर में आ गए। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये अथॉरिटी मिल चुकी थी कि वो किसी बैंक को इंस्पेक्ट कर सकता था, उनके लिए गाइडलाइंस इशू कर सकता था, यहाँ तक कि उनके बड़े ऑफिसर्स को पनिश भी कर सकता था। इस स्वीपिंग पावर के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1949 में काम करना शुरू किया और अब इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री एक प्रॉपर रेगुलेटर के अंदर काम कर रही थी।
आपको शायद ये जानकर ताज्जुब होगा कि आज़ादी के बाद 1947 से 1948 तक इवन पाकिस्तान के बैंकों को भी गाइडेंस और रेगुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही दे रहा था, क्योंकि उनका सेंट्रल बैंक 1948 में बन के तैयार हुआ। 1949 के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं 1956 में, 1955-56 में, जब इस इंपीरियल बैंक, याद कीजिए 1921 में 3 बैंकों को अमलगेट करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था, उस इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बैंक हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक रेगुलेटर हो गया। अब बैंकिंग उस शेप में आ गई जिस शेप में शायद एक इंडिपेंडेंट कंट्री की होनी चाहिए थी, मगर अभी भी ये प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कौन करे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रीच थी तो, लेकिन इतनी नहीं थी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को नूक एंड कॉर्नर तक वो पहुंचा सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये किया कि उसने 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया, और ये था ईयर 1969। ये एक बड़ा लैंडमार्क किया था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग कि 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया, जो बड़े बैंक थे, और उनके प्राइवेट ओनर्स को उससे, उसके मैनेजमेंट से अलग कर दिया गया। अब जब नेशनलाइजेशन हो गया तब गवर्नमेंट ने इंडिया की सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस पर और बैंकिंग पर कंट्रोल पर पा लिया। 1980 में इसी नेशनलाइजेशन का एक दूसरा स्टेप लिया गया, जब 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। अब बैंकिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ चुकी थी। 80s में गवर्नमेंट ने फ्लरी ऑफ स्कीम्स निकाली, वेलफेयर स्कीम्स, जो कि पब्लिक तक, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने अपना पैसा पहुंचाया। बहुत सारी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम निकाले और बहुत सारे ऐसे रोजगार देने के प्रोग्राम्स निकाले गए 80s में, जिससे लोगों तक वो गवर्नमेंट की स्कीम्स पहुंची। अब लोगों तक गवर्नमेंट की स्कीम तो पहुंच गई, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में नुकसान ये हुआ कि बैंकिंग एम्प्लॉयज और बैंकिंग का जो कल्चर था वो एक गवर्नमेंट कल्चर हो गया, और गवर्नमेंट कल्चर अथॉरिटेटिव होता है, कॉम्पिटिटिव बिजनेस लाइक नहीं होता। तभी उधर इंटरनेशनल बेसल रिफॉर्म आने शुरू हो गए थे, और उसने मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बैंकों के लिए प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दी थी, और भी सारे रूल्स बेसल से आने शुरू हो गए थे। बेसल स्विट्जरलैंड की एक जगह है जहाँ पर इंटरनेशनल बैंकों की एक कॉन्फ्रेंस होती है, और वो बैंकों के लिए लॉज डिवाइस करते हैं। अब इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री को भी एट पार विद इंटरनेशनल बैंकिंग आना था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो इंडियन बैंकिंग फ्लरिश नहीं होती, और जो ब्यूरोक्रेसी और जो स्लो बैंकिंग शुरू हो गई थी वही क्रीप इन हो जाती। बैंकिंग में प्रॉफिटेबिलिटी को प्रेफरेंस कम दी जा रही थी, बल्कि सोशल एक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी। तभी 90s आया, और 90s के रिफॉर्म्स आए डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर में। जब सारे सेक्टर्स में रिफॉर्म हुआ तो बैंकिंग में भी रिफॉर्म हुआ। उस वक्त 1992 के करीब नरसिम्हम कमेटी को गठित किया गया, और नरसिम्हम कमेटी ने काफ़ी सारे सजेशंस दिए जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में आगे चल के इम्प्लीमेंट किए गए। इसी दौरान प्राइवेट बैंक्स भी लाए गए। ये भी एक बड़ा चेंज था जो 90s में हुआ। प्राइवेट बैंक्स जब लाए गए तो ICICI बैंक, HDFC बैंक, UTI बैंक, जिसको आज आप एक्सिस बैंक के नाम से जानते हैं, वो ये सारे बैंक्स उभर कर आ गए। अब जब ये सारे बैंक बने तो ये बैंक छोटे थे, लेकिन टेक्निकली बहुत इक्विप्ड थे, क्योंकि इन्होंने ग्रास रूट से शुरू किया था। इनके टेक्निकली ये बहुत एडवांस थे, और ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते थे। ये कॉम्पिटिटिव थे, इनका टारगेट प्रॉफिट बनाना था, तो ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल थे। अब जब PSU बैंक के सामने ये सारे बैंक्स आ गए, वो जो नेशनलाइज बैंक्स थे 20, उनके सामने ये सारे बैंक आ गए, तो जाहिर सी बात है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ये नेशनलाइज बैंक जो थे, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, इनकी कॉम्पिटिटिवनेस उतनी नहीं थी जितनी इन प्राइवेट बैंक्स की थी। अब इसके चलते PSU बैंक्स में प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ पर ये लगने लगा कि स्टाफ बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयज़ का अप्रोच उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, या यहाँ टेक्निकल कॉम्पिटेंसी उतनी नहीं है, यहाँ के सिस्टम्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में एक कंपटीशन का दौर शुरू हो गया, और इसी कंपटीशन के दौर में हमने 20th सेंचुरी से पास ऑन करते हुए 21st सेंचुरी में आ गए। तो 21st सेंचुरी की बैंकिंग इंटायरली डिफरेंट थी 20th सेंचुरी की बैंकिंग से। इस सेंचुरी की बैंकिंग को डिस्कस करेंगे हम अपने अगले एपिसोड में, जिससे हम डिटेल में पिछले 25-26 सालों में क्या क्या चेंजेस हुए बैंकिंग में,
और आज अब हम किस जगह पर हैं और आगे हम कहाँ जा सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे अपने आगे के एपिसोड पे। इसको सुनने के लिए थैंक यू, बने रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि बैंकिंग हिस्ट्री से मुतालिक अगर कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट कवर करना चाहते हैं तो आज ही मुझे बता दें कमेंट में, मैं इसको अगले एपिसोड में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू और इंतज़ार करिए अगले पार्ट का बैंकिंग की आगे की हिस्ट्री के लिए।